आज बक्सर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बाढ़ सुखाड़ को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। नीतीश आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम सोरेन ने लगाया आरोप, कहा केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी, 35 जिलों के 50 प्रखंडों में आज से दाखिल होंगे नामांकन। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे आयांश को सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया अस्पताल में। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बक्सर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां बाढ़ सुखाड़ को लेकर आज करेंगे समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अधिकारियों से लेंगे स्थितियों की जानकारी। तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इसको लेकर अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। तो मंगल पांडे आज बक्सर दौरे पर हैं। लगातार जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों को लेकर समीक्षाएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और वहां पर क्या कुछ स्थिति बन पड़ी है बाढ़ की वजह से उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। तो बाढ़ और सुखाड़ को लेकर जो स्थितियां बनी हुई हैं बिहार में, लगातार सभी प्रभारी मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, स्थितियों को आंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की जहां बक्सर जाने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विभू, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मंगल पांडे बक्सर जाने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मंगल पांडे जी से बात हुई मेरी, वो बताए हैं कि बक्सर जो मेरा कार्यक्रम है वो बाढ़ सुखाड़ से ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जी। और ये मीटिंग में जो बाढ़ से जुड़े जो क्षति लोगों को हुई है बक्सर में, और इस तरह हम जितने भी वहाँ के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, समीक्षा करेंगे और जो क्षति हुआ है उसको आकलन किया जाएगा और तमाम ऐसे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं बक्सर। विभू, एक और सवाल है आपसे कि जो स्थितियां बनी हुई है बिहार में बाढ़ को लेकर, सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद सभी जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और उसी सिलसिले में कई ऐसे मंत्री हैं जो क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मैम एक बार आवाज सिर्फ करेंगे, आवाज। विभू, आपसे जानना चाहेंगे जो स्थितियां बिहार में बाढ़ को लेकर बनी हुई है, सीएम नीतीश कुमार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को ये आदेश दिया था, उसी के बाद जो प्रभारी मंत्री हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसको देखते हुए जितने भी मंत्री हैं आज भी सहयोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं भाजपा कार्यालय में, और उसके बाद जो बाढ़ से जुड़ा हुआ जितने भी कार्य है उसके लिए जितने भी मंत्री हैं उसको एक्टिव मोड पे कर दिया गया है। जी बिल्कुल विभू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से स्थितियां बिहार में बनी हुई है, सभी मंत्री, सभी प्रभारी और अगर बात कर ले तो अधिकारी भी एक्टिव हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही आदेश दिया है तमाम अधिकारियों को कि स्थितियों का जो स्थिति बाढ़ को लेकर बनी हुई है उसको लेकर वो मापे, क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है लोगों को लेकर, क्या कुछ व्यवस्था लोगों के लिए, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए की जा सकती है, इसको लेकर समीक्षा बैठक करे। तो प्रभारी मंत्री एक्टिव हैं और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बक्सर दौरे पर जाने वाले हैं, अधिकारियों से स्थितियों को लेकर जानकारी जुटाएंगे और क्या कुछ मदद उन्हें पहुंचाया जाए, क्या कुछ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मदद के रूप में किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के ज्ञान भवन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पटना जिले के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, विधान परिषद और सांसद मौजूद रहे। साथ ही पटना के जिलाधिकारी भी चंद्रशेखर सिंह भी वहां मौजूद थे। इस दौरान विशेष रूप से बाढ़ की विभीषिका को लेकर चर्चा की गई।
नहीं, देखिए, बैठक आज पटना जिला के जो बाढ़ सहाय अनुश्रवण समिति है उसकी बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में हम सबों ने अधिक वर्षापात एवं नदियों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण जो हमारे ग्रामीण हैं उन्हें पलायन भी करना पड़ा और उन्हें राहत भी हम सबों को पहुंचाना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार किसी प्रकार की कोई कमी जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई है और हमारे जो माननीय सांसद, माननीय बिहार विधानमंडल के सभी सदस्य एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष भी आज शामिल थे। सबों ने काफ़ी बहुमूल्य और अच्छे सुझाव दिए हैं। आने वाले दिनों में और जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निवारण कर सकें और पूरे समीक्षा के दौरान हमने पाया है कि जिला प्रशासन पटना की ओर से जो आपदा का मानक है, जो एसओपी है, उसका यथासंभव उन्होंने उसका पालन किया है और जिसके कारण हम काफ़ी बेहतर ढंग से जो बाढ़ से पीड़ित हमारे ग्रामीण हैं उनका हम सबों ने ध्यान रखा है। काफ़ी अच्छी बैठक रही, काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और सीमांचल में घुसपैठ पर सत्ता पक्ष के दोनों घटक दल आपस में उलझ गए हैं। बीजेपी ने कहा कि सीमांचल में स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे हैं और उन्हें साजिश के तहत बसाया जा रहा है। पर यह बात जेडीयू को नागवारा गुजरी है। जेडीयू ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कह दिया है कि किसी के मन दिल में अगर घुसपैठ है तो वह उसकी दवा नहीं है। दरअसल सीमांचल में घुसपैठ पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि सीमांचल इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे हैं और वो वहां बसते जा रहे हैं। रोक लगाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि सीमांचल में इस तरीके से घुसपैठ हो रहा है और मंदिरों और मठों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है? सरकार में वो स्वयं है और जो सरकार में हो वो किस सरकार से डिमांड कर रहे हैं, ये तो विचित्र इशू है। और वो भी भूमि का मंत्रालय अभी के पास हो तो उसका भी एक सर्वे हो जाना चाहिए कि कितनी सरकारी मस्जिदें, भूमि ऐसी है, कितनी सरकारी जमीन ऐसी है जिन जमीनों पर, जिस भूखंड पर किस समुदाय, किस धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा है, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नंबर 2 ये कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा बेतुका। आप नहीं मानते हैं कि वहां घुसपैठ हो रहा है? एक भी कहीं कुछ है ही नहीं है। अब अगर किसी के मन में, दिल में कोई किसी तरह की घुसपैठ हो तो उसकी कोई दवा। लोजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान की बरखी खगड़िया के शहर बन्नी में मनाई है और जिसमें चिराग पासवान ने शिरकत कर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर चिराग पासवान ने पिता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर बन्नी पहुंचते ही चिराग पासवान ने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी के पांव छुए और गले लगकर रोते हुए भी नजर आए हैं। बाद में उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं आने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पासवान समाज की ही बेइज्जती नहीं है बल्कि वैसे लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षाओं को ठुकराना है जो रामविलास पासवान की विचारधारा से सहमत हैं। कल्याण योजना का निर्माण किया जिसके तहत आज भी 81 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में उनको राशन दिया जा रहा है। ये तमाम योगदान हमारे नेता का रहा। इसीलिए आज जब वो नहीं है, उनके निधन के बाद मैं चाहता हूं कि हमारे नेता को हर वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार है। वो सिर्फ पासवान समाज के ही नहीं, वो सिर्फ दलित महादलितों के ही नहीं बल्कि देश भर में सर्वमान्य नेता थे, सर्व समाज के वो नेता थे। और जिस तरीके से देश भर के नेताओं ने
उनको उनकी बरखी पर उनको श्रद्धांजलि दी। भले वो राष्ट्रपति हो, भले वो प्रधानमंत्री हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका जी हो, राहुल गांधी हो, तमाम बड़े मंत्री हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हो, महामहिम राज्यपाल जी हो, लोकसभा के स्पीकर हो, विधानसभा के स्पीकर हो, सभापति हो, नित्यानंद राय जी हो, तमाम नेता मंत्रियों ने उन्हें आकर जिस तरीके से, तेजस्वी यादव जी आए, मांझी जी आए, जिस तरीके से उन्हें आकर श्रद्धांजलि दी, मैं तमाम उन नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। अपने तमाम गाँव के परिवार के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज वो उनके इस बरखी में यहाँ पर भी सम्मिलित हुए हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एनसीआरबी ने आंकड़े को जारी किया है। बता दें आपको कि हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के आधार पर हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर है बिहार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां 2020 में हत्या के कुल 3150 मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां अपराध से जुड़े एक अन्य मामले में यानी कि साइबर क्राइम में बिहार अन्य राज्यों की तुलना में पीछे नहीं है और देश भर में साइबर क्राइम के जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें बिहार का चौथा नंबर पर है। और वहीं हत्या के मामले में आपको बता दें कि यूपी के बाद बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने 2020 के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर आंकड़े जारी कर दिए हैं और उसके मुताबिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार जो है वो हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो बड़ी खबर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संपादक हमारे राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार सरकार क्राइम को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि बिहार में हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये ताज्जुब की बात है कि बिहार दूसरे स्थान पर है हत्या के मामले में। राजेश जी, ये बिल्कुल जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो अपना आंकड़ा जारी किया है, रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट को लेकर थोड़ी चिंता है कि बिहार में हालांकि जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें कई स्टेट अपराध के मामले में बिहार से आगे हैं, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के जरिए और रिपोर्ट के जरिए हम संतोषजनक स्थिति में नहीं कर सकते कि बिहार के हालात बहुत बेहतर हैं, बिहार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, इसका दावा हम नहीं कर सकते। हालांकि राजनीतिक दल या सत्ता में बैठी हुई पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो जरूर इसका दावा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, चाहे अपराध का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, बच्चों पर अत्याचार का मामला हो, यौन शोषण का मामला हो, तो कई ऐसे मामले हैं जो हाल के दिनों में बढ़े हैं। अगर आप प्रतिदिन क्या देख लेंगे तो पटना में ही प्रतिदिन के हमें लगता है कि 2-4-10 बड़ी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो वाकई में पटना वासियों को ये चिंता का विषय है। तो ये बात अलग है कि रिपोर्ट में जो दिखाया गया है वो आंकड़ा अलग है और साथ ही साथ वो आंकड़ा अलग है करने वाली बात है जो नेशनल है वो उसी आंकड़े के आधार पर जारी करती है जो थाने में रिकॉर्ड किए गए, जो दर्ज किए गए, जो FIR किया गया। लेकिन बहुत ऐसे मामले हैं बिहार में जो FIR उसका होता ही नहीं, तो उसका आखिर कौन आंकड़ा देगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर स्थिति नहीं कह सकते हैं सरकार के पास, और बिहार की जो पुलिस है उसके पास भी एक बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि अभी संतोषजनक स्थिति पे हम सब नहीं है, बेहतर काम करना होगा। बिहार पुलिस को बड़ी चुनौती है, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे अपहरण का मामला हो। आप देखेंगे अपहरण के मामले में भी एक बड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि इसमें दिया गया है कि शादी को लेकर, शादी के मामले में अपहरण का मामला ज्यादा सामने आया है, लेकिन चाहे जो भी हो, शादी के मामले में हो या फिर किसी अन्य मामले में अपहरण किया गया हो, तो अपहरण है। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट, अगर आप पूरे रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में बिहार की कानून व्यवस्था नहीं कही जा सकती है। निश्चित रूप से बिहार पुलिस के लिए एक चिंता का विषय है और एक बड़ी चुनौती है कि हाल के दिनों में कैसे इस अपराध को कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ बिहार सरकार को भी चाहिए, हालांकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, लेकिन उन समीक्षा बैठक के बाद जो हालात सुधरने चाहिए थे वो हालात सुधरते हुए नजर नहीं आए।
वैसे में एक बार और जरूरत है कि इस कानून व्यवस्था के मसले पर समीक्षा बैठक की जाए और साथ ही साथ जो रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट को सामने रखकर समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि कहां बिहार की पुलिस कमजोर पड़ रही है, कहां अपराध रोकने में दिक्कतें आ रही हैं, इन तमाम स्थिति को देखने के बाद समीक्षा करने की जरूरत है। और कानून व्यवस्था को बेहतर करना बिहार पुलिस के सामने और बिहार सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। पूजा, बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यवस्थाओं को ठीक करना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से दिए गए एम्बुलेंस में शराब बरामद होने के बाद अब नीतीश सरकार की एक और बार से फजीहत हो रही है और बिहार में शराबबंदी के बावजूद सांसद फंड से चलने वाले एम्बुलेंस के अंदर शराब की डिलीवरी की खबर सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए शराबबंदी को ही बेकार बता दिया। इतना ही नहीं, जाप संरक्षक पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर सरकार और खुद रूडी पर हमला बोला। पप्पू यादव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री आप शराबबंदी का गुणगान कीजिए, आपका सहयोगी दल बीजेपी शराब की तस्करी करवाएगी, इससे बढ़िया गठजोड़ क्या होगा। दारू मिलता है, साधन की बात करें, राजीव प्रताप जाने लगा, पहले बालू ढुलाता था, अब दारू ढुला रहे हैं। अब इस पे हम लोग क्या कहें, सब कुछ तो सामने है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जो लोगों की जिम्मेवारी है इस काम को रोकने की, उन लोगों से पूछिए कि भाई ये क्या हो रहा है, हम लोग इस पे क्या कहें। हम लोग कहेंगे तो बात जो है बोलेगा कि कहीं और लेके चले जाएंगे बात। उनसे ये जो विषय जो आया है कि भाई कभी जो भी डोनेट किया हुआ जो एम्बुलेंस है, कभी बालू धुआ का है, जब हमको पेशेंट होने की ज़रूरत थी तो बालू धुआ रहा था। आज क्या स्थिति बनी हुई है कि शराब धुआ रहा है। तो हम लोग तो कल भी इस बात को हमने बोला कि भाई कहाँ शराबबंदी है। बिहार में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 35 जिलों के 50 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण के चुनाव को लेकर 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षाएं की जाएंगी। 27 सितंबर को तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे और उसी दिन उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इस चरण के लिए मतदान 8 अक्टूबर को होगा और इस चरण के चुनाव के परिणाम की घोषणा 10 और 11 अक्टूबर को की जाएगी। चुनाव ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों माध्यमों से कराया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन पत्र दाखिल करने का प्रावधान किया है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री और रोहतास के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाढ़, सुखाड़ और आपदा को लेकर आयोजित इस समीक्षा बैठक में कई विधायक और विधान परिषद भी उपस्थित हुए। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि रोहतास का इलाका बाढ़ग्रस्त नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम तरह के संभावनाओं पर चर्चा की गई। यहाँ जो पत्थर उद्योग था उसमें 50,000 लोग काम करते थे अदर स्टेट के लिए, वर्षों से यह बंद है। पॉलिसी आएगी तो उसका फायदा मिलेगा लोगों को। बहुत लंबा समय हो गया। ये तो सरकार बेनिफिट दे रही है ना, आपका अपॉइंटमेंट तो पंचायत में हुआ है, अब आप पंचायत। जहानाबाद में जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुखाड़ और बाढ़ की समीक्षा की गई है। खाद की कमी को भी जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा लोगों को दिलाया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सभी दल मिलजुल कर बिहार के विकास में अपना योगदान दें। जो आपदा बाढ़ से जो उत्पन्न स्थिति है, चाहे सुखाड़ की स्थिति हो चाहे बाढ़ की स्थिति हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देशित किया था कि अपने प्रभार के जिला में जाएं और वहां पर स्थिति की आकलन फिजिकल रूप से करें, जो वस्तु स्थिति जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आकलन करें।
जिला पदाधिकारी द्वारा वहाँ भेजा गया था, रिपोर्ट भेजा गया। रिपोर्ट अच्छा रिपोर्ट है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम लोगों को अपने तरफ से भी देख लेना चाहिए, सरकार के एक प्रतिनिधि रहना चाहिए। उसी स्थिति में आज एक बैठक बुलाई गई। हम लोग 2-3 जगह देखे हैं, अमैन में जाकर देखे हैं, गोनुआ में जाकर देखे हैं, और वहाँ पर जो बाढ़ से स्थिति है, पानी का जल जमाव है, ये सब देखने के बाद ये डिस्कशन हम लोग किए। माननीय विधायक जी का जो फीडबैक आया है, उस फीडबैक पर भी हम लोग गौर करें। बिहार की राजधानी पटना के आयांश को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयांश को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उसकी मां नेहा सिंह ने तत्काल पटना के उद्यान अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल ले जाने के समय आयांश का ऑक्सीजन लेवल 80 के करीब था। नेहा सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात आयांश को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बुखार आ गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने जांच के बाद आयांश को फौरन ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया है और आयांश की मां उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आयांश का इलाज जारी है और उसे वायरल फीवर होने की संभावना जताई जा रही है। नालंदा के इस्लामपुर में किसान इंसानियत को ताक पर रखकर तालिबानी अंदाज में नजर आए। खाद की किल्लत को लेकर वे लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे थे। जब पुलिस समझाने गई तो एएसआई को कुछ बदमाशों ने लाठी डंडे से अचानक हमला कर दिया। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी ने बताया है कि वीडियो के आधार पर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घायल एएसआई को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर अपराधियों ने जमकर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई तो 2 व्यक्ति घायल हो गए। बता दें कि गोलीबारी की घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना सेरिया थाना क्षेत्र के रेवा गांव की है, जहां घर में बैठे लोगों पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जानकारी के अनुसार पैसे के लेन देन को लेकर हमला हुआ था और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। मृतक व्यक्ति की पहचान रेवा निवासी नवीन कुमार के रूप में हुई है। मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया है कि पैसे के लेन देन को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है और जल्द आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करेगी। अभी तक के जो फैक्ट्स हम लोग को पता लगे हैं उसमें ये है, मुजफ्फरपुर के सरैया में एक व्यक्ति था जिनका पैसे का डिस्प्यूट था। बेगूसराय और जहानाबाद और खगड़िया के कुछ लोगों के साथ में नौकरी को लगाने को लेकर के ये डिस्प्यूट था, जो कि जिसके लिए लोगों ने पैसे लिए थे और इसी विवाद को लेकर के यहाँ पे रेवा में वो पैसे के लिए आए थे, जिसमें बाद में विवाद आपस में आगे बढ़ गया और इन लोगों का कहना है कि एक पक्ष ने गोलीबारी की तो दूसरे पक्ष की ओर से भी गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हैं और इन लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में नीति आयोग की टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से जुड़े मुद्दों को उठाया। इस दौरान झारखंड सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य को अभी केंद्र द्वारा 1.25 लाख करोड़ मिलने वाले हैं और प्रदेश में ही संचालित पीएसयूएस से 1400 करोड़ मिलने हैं। बावजूद इसके झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि डीवीसी के बकाया भुगतान के लिए 1100 करोड़ रुपए काटने की तैयारी में है। दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्ट्रीट फंड वेंडरों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जमशेदपुर के सोन मंडप में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडर्स शामिल हुए। यहां FSSAI के अधिकारियों द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडरों को साफ सफाई से जुड़े कई अहम चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।